नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 जिसमें हम बात करते हैं टूल ऑफ साइकेट्रिक नर्स के कौन कौन से जो टूल होते हैं वो यूज़ करती है साइकेट्रिक नर्स फॉर द मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं उनको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हम इस यूनिट में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले थेरापेटिक कम्युनिकेशंस एंड थेरापेटिक रिलेशनशिप के किस तरीके से हम जो हमारा सेक्शन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से साइकेट्रिक पेशेंट के साथ थेरापेटिक कम्युनिकेशन करते हैं, उसके साथ थेरापेटिक रिलेशन किस तरीके से डेवलप करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन मेंटल हेल्थ सेटिंग में हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे टेक्निक्स फॉर द फैसिलिटी the impact and therapeutic communications मेंटल हेल्थ सेटिंग्स में हम किस तरीके से थेरापेटिक कम्युनिकेशन करते हैं, कौन कौन सी उसकी टेक्निक्स होती है जो हेल्प करती है पेशेंट को, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डेमोंस्ट्रेट यूज ऑफ थेरापेटिक सेल्फ वेल दे आर डीलिंग्स विथ द कि किस तरीके से खुद के लिए से जो हम क्या करेंगे कि किस तरीके से खुद को थेरापी देंगे ताकि हम इन कंडीशन में हैं तो अपने आप को किस तरीके से डील करें। और उसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सिलेक्टेड सेटिंग्स और जो भी वहाँ की सेटिंग्स है उस हिसाब से हम हेल्थ प्रॉब्लम्स देखते हैं और उस हिसाब से खुद को भी डील करते हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा बी है उसमें हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ असेसमेंट किस तरीके से करते हैं। और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ मेंटल हेल्थ असेसमेंट की कौन सा पर्पस होता है और क्यों हम करते हैं उसको असेसमेंट वो हम डिस्कस करेंगे। बीइंग एनालाइज क्लिनिकल फाइंडिंग कि क्यों क्लिनिकल फाइंडिंग के लिए हम असेसमेंट करते हैं। और उसके अलावा इंडिकेट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सिलेक्टिव क्लाइंट्स के कौन सी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है एक सिलेक्टिव क्लाइंट के लिए, इसलिए भी हम क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं। और हमारा लास्ट में जो थर्ड में है वो है सी जिसमें हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस एंड डिफाइंड सेल्फ अवेयरनेस एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द थेरापेटिक रिलेशंस इन द मेंटल हेल्थ सेटिंग में कि किस तरीके से हम थेरापेटिक रिलेशंस बनाते हैं उनके बारे में अवेयरनेस देते हैं। तो ओवरऑल ये डिस्कस करेंगे, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो सेक्शन वाइज रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले ए जो ऑब्जेक्टिव है उनकी, तो उसमें आ जाता है थेरापेटिक कम्युनिकेशन एंड थेरापेटिक रिलेशन कि किस तरीके से हम थेरापेटिक कम्युनिकेशन करते हैं मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट के साथ, उनके साथ किस तरीके से थेरापेटिक रिलेशन डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल इन द मेंटल हेल्थ। जो भी मेंटल हेल्थ सेटिंग है वहाँ पे किस तरीके से कम्युनिकेशन करनी चाहिए उसको हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि कम्युनिकेशन इज द कोर टूल ऑफ द साइकेट्रिक नर्स। ये क्या है एक सबसे बड़ा और कोर टूल है जिसमें हम क्या करते हैं जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। और उसके बारे में क्या है कि बिकॉज द पेशेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू द एक्सप्रेस थॉट्स एंड इमोशंस, क्योंकि पेशेंट्स क्या है स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी थॉट्स या फिर अपनी जो भी इमोशंस है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो क्या है कि वो सही से चीजें बता नहीं पाता है। उनके साथ हमें क्या है कि थेरापेटिक रिलेशन बनाना या फिर कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी होता है ताकि वो अपनी इमोशंस अपनी फीलिंग अपनी थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सके। इसलिए बहुत ही जरूरी होता है कि अगर किसी पेशेंट को हमें उसके लिए उसकी डिजीज को जानना है या फिर उसकी डिजीज के बारे में हमें पता करना है तो हमें पहले पेशेंट के साथ एक अच्छा रिलेशंस एक अच्छी कम्युनिकेशंस करनी होगी ताकि पेशेंट जो हमारे साथ ट्रस्ट डेवलप करे। और उसके अलावा हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस यही है थेरापेटिक कम्युनिकेशन का कि द बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपिड्स, जिसमें क्या है कि आपको क्या है कि बिटवीन नर्स एंड जो भी पेशेंट्स हैं उन दोनों के बीच में ट्रस्ट डेवलप हो। उसके अलावा हेल्प पेशेंट्स एक्सप्रेस फीलिंग्स फेयर एंड कंसर्न कि किन चीज़ों से उसे फील क्या कर रहा है, किन चीज़ों से उसे फेयर है, वो किस चीज़ से के लिए कंसर्न है। तो उन सारी चीज़ों को हमें क्या है कि ये भी हेल्प करता है जो हम थेरापेटिक कम्युनिकेशन करते हैं। अगर पेशेंट को हम पे ट्रस्ट हो गया तो वो हमें ये सारी चीज़ें बता सकता है। और उसके अलावा हम क्या करेंगे सबसे पहले उसका ट्रस्ट डेवलप करते हैं, उसके बाद थेरापेटिक कम्युनिकेशन से हम उसके जो फीलिंग्स सारी चीज़ें हैं वो भी शेयर करता है हमारे साथ कि ये चीज़ें हमें हेल्प करती है कि इस पेशेंट को कौन सा डिसऑर्डर डायग्नोस करने में हमें हेल्प करती है। उसके बाद बात करते हैं कि अनएबल टू
टू एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द मेंटल स्टेटस कि हम किस तरीके से इनेबल करते हैं मेंटल जो भी स्टेटस है उसको एक्यूरेट असेस करते हैं। और उसके अलावा सपोर्ट इमोशनल हीलिंग एंड रिकवरी, हमें क्या है कि उस पेशेंट को हम कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं उसको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या है कि उसकी हीलिंग या फिर रिकवरी होती है। इसके अलावा रिड्यूस एंजाइटी स्ट्रेस एंड कंफ्यूजन, जो भी पेशेंट की कंफ्यूजन होती है एंजाइटी होती है तो उनको उसको भी हम क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं अपनी थेरापेटिक कम्युनिकेशन से। उसके अलावा असाइंड इन द जो भी क्या करेंगे असाइन द ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड इवोल्यूशन, हम एक पेशेंट के लिए थेरापेटिक कम्युनिकेशन से हम उसको कहेंगे बात करेंगे कि आपका किस तरीके से हम इंटरवेंशन करते हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं ताकि वो पेशेंट से जल्दी रिकवरी हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें उसके जो भी हमने डिसऑर्डर है उसके बारे में पता चल गया है, हमने उसके साथ जो कम्युनिकेशन की है उससे हमें पता चल गया है। ठीक है, तो फिर हम उसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे और रिवोलेट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोमोट पेशेंट्स कोऑपरेशंस एंड पार्टिसिपेशन कि किस तरीके से पेशेंट खुद कोऑपरेट करा है अपनी डिजीज के लिए, किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करा है हमारे साथ, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटल हेल्थ केयर नॉट बी सक्सेसफुल, अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करते हैं पेशेंट के साथ, उसका ट्रस्ट डेवलप नहीं करते हैं तो हम मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम है उसके बारे में अच्छी ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं दे सकते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेशेंट हम पे ट्रस्ट करे, उसके साथ हम थेरापेटिक कम्युनिकेशन करें ताकि वो अपने सारे प्रॉब्लम हमें बता सके, उसके साथ एक ऐसा रिलेशन हो जो सपोर्टिव हो, इमोशनली जो उसको फेयर होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, हम उसको उससे डील करने के लिए या फिर रिकवरी करने के लिए हम उनको क्या है कि अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू सपोर्ट देते हैं ताकि वो पेशेंट्स खुद को अकेला ना समझे, वो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाए नर्स और पेशेंट के बीच में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन या फिर रिलेशनशिप में। उसके बाद बात करते हैं टेक्निक्स दैट फैसिलिटेट फॉर द इम्पेक्टेड थेरापेटिक कम्युनिकेशन कि कौन-कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू हम एक थेरापेटिक कम्युनिकेशन करते हैं पेशेंट के साथ। फैसिलिटेटिंग हेल्पफुल टेक्निक के कौन सी हेल्पफुल टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम पेशेंट को डील करते हैं। इसके अलावा दोज देयर प्रोमोट अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट, ये टेक्निक क्या करती है अंडरस्टैंड करती है आपके ट्रस्ट को और प्रोमोट करती है ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के जो भी पेशेंट है हम उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, एक ट्रस्ट डेवलप हो। उसके अलावा सबसे पहले आ जाता है कि कौन सी थेरापेटिक टेक्निक्स है। सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग, आप क्या हो कि एक्टिव लिसनिंग हो, गिविंग फुल अटेंशन कि जो भी पेशेंट बता रहा है आप उस पर फुल अटेंशन दें और एक ऐसा कि एक्टिव आप उसको सुन रहे हो ताकि वो पेशेंट्स आपसे सेटिस्फाई हो जाए। और उसके अलावा एम्पैथी इज अंडरस्टैंड पेशेंट फीलिंग, हमें क्या है कि उसके फीलिंग के साथ चाहे वो गलत हो सही हो हमें उसके साथ एम्पैथी देना चाहिए ताकि वो हमें एक अपनी फीलिंग बता सके और उसकी जो फीलिंग है उसको हम अंडरस्टैंड कर सके। उसके अलावा ओपन एंडेड क्वेश्चंस हम पूछते हैं जिससे क्या है कि पेशेंट्स इनकरेज एक्सप्रेशंस कि वो अपने एक्सप्रेशन है वो इनकरेज हो, अपने जो भी फीलिंग एक्सप्रेशन है उनको बता सके। तो इसलिए हम क्या है ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं ताकि पेशेंट के हमारे साथ उसका ट्रस्ट डेवलप हो सके। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाउ आर फीलिंग्स टुडे, आज आप क्या फील कर रहे हो, उसके अलावा क्या है कि क्लियरिफिकेशन हम देते हैं, मेकिंग थिंग्स क्लियर, हम उस पेशेंट को कहेंगे कि आप क्लियरली आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताओ ताकि हमें भी उसके बारे में पता चले। उसके अलावा रिफ्लेक्शन एंड रिपीटिंग फीलिंग, हम देखते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ें बार बार आ रही है, रिफ्लेक्शन और रिपीटिंग फीलिंग्स कौन कौन सी है तो वो भी हमें पता चलती है। उसके अलावा साइलेंस अलो द थिंकिंग टाइम्स, हम उसको हम खुद साइलेंस करेंगे ताकि उसको कुछ टाइम मिले सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए। और उसके अलावा एक्सेप्टेंस जिसमें आता है नॉन जजमेंट एटीट्यूड, चाहे वो गलत हो सही हो हमें उसे जज नहीं करना है। हमें थेरापेटिक कम्युनिकेशन की जो टेक्निक्स होती है उनमें हमें क्या है कि साइलेंस होके सुनना होता है, इस तरीके से लिसन करना होता है जिस तरीके से हम उसके साथ एम्पैथी बिल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं समराइजिंग रिव्यू की पॉइंट्स, हमें क्या है कि उसकी जो भी की पॉइंट है
उनको रिव्यू करना होता है, समराइज़ करना होता है। हम उससे ओवरऑल उन सारी चीज़ों के बारे में रिव्यू करते हैं, पूछते हैं, ताकि हमें एक अच्छे तरीके से किसी भी डिसऑर्डर के बारे में पता चल सके। ये सारी टेक्निक्स होती है जो हमें क्या करती है, फैसिलिटेट करती है कि हम थेरापेटिक कम्युनिकेशन किस तरीके से पेशेंट के साथ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती है थेरापेटिक कम्युनिकेशन। और उसके बाद बात करते हैं इम्पेटिंग्स ब्लॉकिंग टेक्निक्स कौन-कौन सी होती हैं, जिससे क्या है कि हम कम्युनिकेशन हम पेशेंट के साथ करते हैं, जिनकी वजह से पेशेंट्स हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता है। तो सबसे पहले आ जाता है गिविंग एडवाइस। अगर हम पेशेंट को एडवाइस दे रहे हैं, वो कुछ बोल रहा है फिर भी हम उसको एडवाइस दे रहे हैं, तो वो भी एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। वो पेशेंट हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। और उसके अलावा जजिंग एंड क्रिटिसाइज, उसको जज करना हर चीज़ के लिए, उसकी बातों पे उसको जज करना या फिर क्रिटिसाइज करना। और वो क्या करेगा, उससे हमारा जो पेशेंट्स होगा वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। हमें क्या है कि अपनी जो प्रॉब्लम है वो समझा नहीं पाएगा और हमें बता नहीं पाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेटिंग्स द पेशेंट जो बोल रहा है उसको इंटरप्रेट करना, तो फिर वो क्या है कि उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हमारे साथ है, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाएगा। और उसके अलावा आस्किंग मेनी क्वेश्चंस, हम उसके साथ बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पेशेंट क्या है कि उसका जो फीलिंग थॉट्स उसकी अब नॉर्मल होती है, तो वो क्या करेगा, एग्रेसिव मूड हो जाएगा, एंगर मूड हो जाएगा, वो हमें ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएगा। इसलिए हमारी जो कम्युनिकेशन है वो थेरापेटिक कम्युनिकेशन नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं री-इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी कोई फाल्स जो री-इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो वो फिर भी वो एग्रेसिव हो जाता है, वो हमें सही से नहीं बताएगा। और एवरीथिंग इज़ फाइन, हम उसको बोल रहे हैं कि सब सही है, तो वो क्या है कि वो एंगर हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो भी जो कंडीशन है उस हिसाब से हमें उसे डील करना होता है। उसके अलावा चेंजिंग टॉपिक्स, अगर हम उसके जो टॉपिक है उसके अलावा हम कुछ भी उसके साथ पूछ रहे हैं, तो वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी जो है कंडीशन है उस हिसाब से वो चीज़ों पे नहीं फोकस करता है। और उसके अलावा लास्ट में अगर हम बात करते हैं शोइंग्स डिसइंटरेस्ट, अगर हमने पेशेंट के साथ डिसइंटरेस्ट शो कर लिया कि हमें उसकी बातों से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हम उसकी बातों से कोई फील नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंट्स हमें कुछ भी नहीं बताएगा, वो हमसे एग्रेसिव बिहेव करेगा, हमें क्या है कि इस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा और इस तरीके से हमें क्या है कि शूट भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें साइकियाट्रिक पेशेंट के साथ नहीं करनी चाहिए। ये टेक्निक्स होती है जो उसके साथ अवॉइड करनी चाहिए, ताकि वो पेशेंट्स हमारे साथ एक कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कर पाए। तो ये क्या करती है, टेक्निक्स ब्रेक करती है ट्रस्ट को और स्टॉप करती है कम्युनिकेशन को, क्योंकि पेशेंट इसके ज़्यादा इसके अलावा कुछ नहीं सुनता है कि ये सारी चीज़ें होती है ना, इसके बाद वो कुछ नहीं सुनना चाहता है। वो क्या करता है, आपकी कम्युनिकेशन को स्टॉप कर देता है, ब्रेक हो जाता है आपका और जो पेशेंट का जो भी आपका रिलेशंस है वो ब्रेक हो जाता है, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो ब्लॉक करती है टेक्निक्स को, जो आप थेरापेटिक कम्युनिकेशन कर रहे हो उसकी टेक्निक्स को ब्लॉक करती है। उसके बाद बात करते हैं यूज़ ऑफ थेरापेटिक सेल्फ, के किस तरीके से खुद के लिए थेरापेटिक खुद को बनाना चाहिए। तो उसमें आ जाती है कि यूज़ ऑफ थेरापेटिक सेल्फ मीन्स यूजिंग ऑन पर्सनैलिटी नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये हेल्प करती है कि हम किस तरीके से पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं। उसके अलावा की एलिमेंट की बात करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमारी नेचर के बारे में, ओवरऑल हमें खुद के बारे में अंडरस्टैंड हो, ठीक है, अपनी फीलिंग ओन फीलिंग के बारे में, ठीक है। उसके अलावा एम्पैथी ट्रस्ट द पेशेंट्स इमोशंस, हमें पेशेंट के साथ एम्पैथी करनी चाहिए ताकि हम एम्पैथेटिक होंगे, वो पेशेंट हम पे ट्रस्ट कर पाएगा। उसके अलावा जीनियसनेस, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, बीइंग अ रियल ऑनेस्ट, हमें क्या है कि एक रियल और ऑनेस्ट होना चाहिए अपने पेशेंट के साथ। और उसके अलावा रिस्पेक्ट वैल्यू द पेशेंट्स, हमें पेशेंट के जो भी वैल्यूज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके अलावा प्रोफेशनल बाउंड्रीज हमें मेंटेन करनी चाहिए, प्रोफेशनल बाउंड्रीज, हमें अपनी बाउंड्रीज और लिमिटेशन में रहना चाहिए पेशेंट के साथ। तो ये सारी चीज़ें होती है यूज़ ऑफ थेरापी सेल्फ, खुद के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें ये आ गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डोमेस्टिक इन द प्रैक्टिस, के किस तरीके से डोमेस्टिक प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें आ जाता है कि नर्स लिसन क्लेम एंड अटेंटिवली एंड एक्सपोर्ट पेशेंट्स, जो भी क्या है कि पेशेंट को एक अच्छे तरीके से लिसन करती है ताकि उसकी जो भी कंडीशन है उसके बारे में पता चले। तो एम्पैथी अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी फॉर यू, के ना आप क्या करें कि शो करते
हैं उसके साथ एम्पैथी के अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि उसके लिए एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता पेशेंट, तो उसके लिए एम्पैथी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड सपोर्टिव बॉडी लैंग्वेज के मेंटेन करें आप अपना आई कॉन्टैक्ट, ताकि पेशेंट को क्या हो कि ऐसा हो कि वो मेरी बात डॉक्टर सुन रहा है, इस तरीके से पेशेंट फील करे। और उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज सपोर्टिव हो, जिससे हम उसकी जो भी बाजू पे हाथ रख सकते हैं, तो उस तरीके से क्या है कि इस तरीके से पेशेंट्स हमें सेटिस्फिकेशन देता है अपनी। और उसके अलावा क्या है कि अवॉइड जजमेंट एंड क्रिटिसाइज, हम अवॉइड करते हैं जजमेंट और क्रिटिसाइज को, कि पेशेंट को ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करे, ज़्यादा जज ना करे किसी भी चीज़ को लेके। उसके अलावा पेशेंट टू द टेक फ्रीली, कि वो तो हमारे साथ फ्रीली बात कर सके। और उसके अलावा आउटकम्स में हम देखते हैं बिल्ड स्ट्रॉन्ग थेरापेटिक रिलेशंस, कि हमारा पेशेंट के साथ एक अच्छा थेरापेटिक रिलेशंस क्या है। उसके अलावा क्या है कि एडेरेंस पेशेंट ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, की पेशेंट का ट्रस्ट कितना है, कोऑपरेट कितना कर रहा है। उसके अलावा प्रोमोशंस हीलिंग एंड रिकवरी, के पेशेंट को किस तरीके से हम प्रोमोट करते हैं कि उसकी हीलिंग हो जाए, उसकी रिकवरी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें क्या है कि डोमेस्टिक प्रैक्टिस करनी पड़ती है पेशेंट के लिए। उसके बाद बात करते हैं मेंटल हेल्थ असेसमेंट की, किस तरीके से हम मेंटल हेल्थ को असेस करते हैं। तो सबसे पहले कि नेचर क्यों करते हैं और पर्पस क्या है, प्रोसेस ऑफ मेंटल हेल्थ असेसमेंट, कि कौन से प्रोसेस से हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द मेंटल हेल्थ असेसमेंट हॉस्टिकल्स, जिसमें कवर फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एक्सपेक्ट, जो भी सोशल होते हैं, मेंटल होते हैं या फिर इमोशनल जो भी एक्सपेक्ट होते हैं एक इंडिविजुअल के, वो हम असेस करते हैं ताकि हमें उसके बारे में पता चले। होस्टिक केयर, ठीक है, होस्टिक। और उसके अलावा कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस, नॉट ओनली वन डे। एक दिन में क्या है कि उसका मेंटल स्टेटस नहीं देख सकते, उस पेशेंट को हम बोलेंगे ऑनगोइंग, उसको बोलेंगे आप बार बार आए, फॉलो अप करें इस केयर को, ताकि हमें आपकी कंडीशन के बारे में पता चले। उसके अलावा डायनेमिक चेंजेस अकरिंग फॉर द पेशेंट कंडीशंस, हमें उससे है कि हम उससे बात कर रहे हैं, उसमें जो भी कम्युनिकेशन से या फिर किसी भी तरीके की उसमें कोई चेंजेस आ रही है, तो हम उसको फाइंड करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, सिस्टमेटिक फॉलो द ऑर्गेनाइज स्टेप, पूरे सिस्टम का एक ऑर्गेनाइज स्टेप से हम उसको फॉलो करते हैं ताकि हमें पेशेंट की असेसमेंट करने में हेल्प मिले। उसके अलावा कॉन्फिडेंटली द रिस्पेक्ट पेशेंट प्राइवेसी, हमें पेशेंट की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होता है। और उसके अलावा उसको ओवरऑल असेस करना होता है। असेस करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें उसकी जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, जो इमोशनल एक्सपेक्ट होते हैं उनके बारे में पता चल सके और उस पेशेंट को हम उस हिसाब से उसको ट्रीट दे सके। उसके बाद बात करते हैं पर्पस ऑफ मेंटल हेल्थ असेसमेंट। हम क्या करते हैं कि पर्पस हमारा क्यों होता है कि हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट करें, तो हमारा मकसद यही होता है कि आइडेंटिफाई द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, हम उसकी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकें और इस्टेब्लिश नर्सिंग एंड मेडिकल डायग्नोस, हम एक नर्सिंग और मेडिकल डायग्नोस बनाएं उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में। उसके अलावा प्लान करें कि उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है या फिर केयर देनी है। उसके अलावा मॉनिटर करते हैं पेशेंट प्रोग्रेस कितना कर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी प्रोग्रेस कर रही है, इसलिए हमें क्या है असेस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इवैल्यूएट ट्रीटमेंट एंड आउटकम, कि हम अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पेशेंट का क्या आउटकम निकल रहा है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं उस पेशेंट को असेस करते हैं। उसके अलावा इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड सुसाइड रिस्क, जो पेशेंट की सेफ्टी और सुसाइड रिस्क होते हैं उनसे भी हमें इंश्योर होना होता है, इसलिए भी हम क्या करते हैं, ये सारे हमारे पर्पस होते हैं असेसमेंट के, ताकि पेशेंट को एक हीलिंग कंडीशंस में हम रख सके, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ मेंटल हेल्थ असेसमेंट, कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, जिसमें हम क्या करते हैं उसकी पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं ताकि हमें इसकी कंडीशन के बारे में अच्छे तरीके से हम असेस कर पाएँ। फैमिली हिस्ट्री लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसकी फैमिली में ये डिसऑर्डर नहीं है, कि इसको भी उस वजह से हो रहा है, कि फैमिली में अगर डिसऑर्डर्स होता है तो जेनेटिकली वो ट्रांसफ़र होता है, तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये सारी क्या है कि हिस्ट्री टेकिंग में हम लेते हैं पेशेंट की, जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं तब लेते हैं। और उसके अलावा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस, जो मेंटल स्टेटस है उसको एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हमें क्या है अपीयरेंस ऑफ बिहेवियर, कि वो किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, नॉर्मल बिहेवियर है या अबनॉर्मल बिहेवियर है, तो वो हम अपीयरेंस उसकी देखते हैं। उसके अलावा
मूड एंड इफेक्ट के किस तरीके से उसका मूड किसी चीज़ पे, अगर वो किसी गम की चीज़ पे है फिर भी वो खुश है, या फिर खुशी में है वो फिर भी उदास है, तो फिर उसके हिसाब से हम उसका मूड चेक करते हैं, उसके इफेक्ट चेक करते हैं। उसके अलावा स्पीच के बारे में कि वो किसी चीज़ को सही तरीके से समझ रहा है, बोल रहा है, बोलने में वो चीज़ सही आ रही है, तो वो भी क्या है कि हम एक एग्जामिनेशन करते हैं मेंटल स्टेटस को। उसके अलावा थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट, जो भी उसका थॉट प्रोसेस या फिर किस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा सोच रहा है, उसका कंटेंट क्या है, तो ये क्या है, ये चीज़ें हमें हेल्प करती है हम एग्जामिनेशन करने के लिए। उसके अलावा परसेप्शंस, हेलुसिनेशंस एंड इल्यूशंस, इसमें क्या है कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें वो ज़्यादा, हेलुसिनेशन में क्या होता है कि उसकी सेंस प्रॉब्लम हो जाती है, उसे कोई चीज़ बेवजह नज़र आती है, उसके अलावा बेवजह सुनाई देती है, जो चीज़ नहीं होती है फिर भी उसको सुनाई देती है। परसेप्शन, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है हर चीज़ के लिए। और इल्यूशंस के वो ऐसे जो नेगेटिविटी में चला जाता है, इसलिए हमें क्या है, ये तीनों चीज़ें हमें बिहेवियर से पता चल जाती है उसके। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, कॉग्निशंस एंड मेमोरी ओरिएंटेशंस के, उसकी मेमोरी सर्कमटेंशन कितनी है और वो कितना क्या कर रहा है, कॉग्निशन उसकी सही है, कॉग्निटिव प्रोसेस उसका कितना काम कर रहा है, थिंकिंग उसकी कितनी काम कर रही है, और इनसाइट्स एंड जजमेंट, वो किसी भी चीज़ को लेके कितना, किस तरीके से जज कर रहा है, उसकी इनसाइट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, हेल्प करती है कि एक पेशेंट का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, रोल आउट फिजिकल काज ऑफ द मेंटल सिम्टम्स, के कोई फिजिकल काज है उसकी वजह से मेंटल सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, ब्रेन कोई इंजरी है किसी चीज़ की वजह से, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम है जिनकी वजह से ये कंडीशन नहीं हो रही है। उसके अलावा ऑब्जर्व द बिहेवियर्स, इंटरेक्शंस, बॉडी लैंग्वेज, हमें क्या है कि ओवरऑल उस पेशेंट का बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करनी होती है, ताकि हमें उसके बारे में पता चले कि उसको कोई डिजीज़ है या फिर नहीं है। तो उस हिसाब से हमें क्या है, उसके ओवरऑल बिहेवियर्स या फिर इंटरेक्शन से भी पता चल जाता है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, डेटा एनालाइज एंड डायग्नोस, और सारी जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेटेड फाइंडिंग करेंगे, और उसके अलावा आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, और आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पेशेंट को कौन सी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से हम उसको ट्रीट। उसके बाद बात करते हैं एनालाइज ऑफ क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेटिंग्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, के कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग करते हैं जिससे हमें मेंटल हेल्थ के बारे में पता चलता है, इंडिकेशन मिलती है। ठीक है, नर्स आइडेंटिफाई द एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स, के कौन से एबनॉर्मल साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले इमोशंस साइंस, जिसमें आ जाता है डिप्रेशन, सैडनेस एंड होपलेसनेस। एक पेशेंट जो होता है मेंटल डिसऑर्डर का, तो उसको हमें डायग्नोज करने के लिए क्या होता है कि अगर इमोशनली हम उसको डायग्नोज कर रहे हैं तो उस पेशेंट में क्या होगा, वो डिप्रेशन में चला जाता है, सैडनेस, होपलेसनेस, ये उसको क्या है कि एवरी टाइम, हर टाइम वो सैड रहता है, उसको किसी से होपलेस नहीं, वो होपलेस हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा मूड स्वीट हो जाते हैं, एंजाइटी, फियर एंड रेस्टलेसनेस, वो रेस्टलेस होता है। उसके अलावा एंजाइटी उसको होती है पेशेंट को, और उसके अलावा मूड स्वीट होते हैं, कभी ज़्यादा खुश है कभी ज़्यादा गम में है। तो ये क्या है कि एक इमोशनल सिम्टम्स आते हैं, साइकेट्रिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम एनालाइज करते हैं। अगर बात करते हैं बिहेवियर साइंस की, तो बिहेवियर उसका ऐसा होगा कि एग्रेसिव एंड वायोलेंस, हमेशा एग्रेसिव बिहेवियर होगा, वायोलेंस होगा। उसके अलावा सोशल विथड्रा, लोगों के साथ नहीं रहेगा, अकेला रहना पसंद करता है। उसके अलावा खुद को आइसोलेट कर लेता है। उसके बाद बात करते हैं लेक ऑफ सेल्फ केयर, खुद की अच्छे तरीके से केयर नहीं करता है, लेक ऑफ सेल्फ केयर होती है। तो उन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये मेंटल डिसऑर्डर में पेशेंट है या नहीं है। उसके अलावा कॉग्निटिव साइंस हम देखते हैं, तो पेशेंट क्या है कि कंफ्यूजन में रहता है, मेमोरी लॉस, पुअर कंसंट्रेशन, उसकी पुअर कंसंट्रेशन होती है, मेमोरी लॉस होती है, किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पाता। उसके अलावा एवरी टाइम कंफ्यूज होता है, हर चीज़ को लेके कंफ्यूज होता है। तो ये क्या है कि इमोशनल और बिहेवियर, और उसके अलावा कॉग्निटिव साइन और सिम्टम्स होते हैं जो हम फाइंड करते हैं एक मेंटल है प्रोसेस, जो भी डिजीज़ है मेंटल, उसमें जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें फाइंड करते हैं ताकि हमें उसकी कंडीशन के बारे में पता चल सके। उसके अलावा एनालाइज ऑफ द क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेटिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्लिनिकल फाइंडिंग करते हैं जिससे हमें उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चलता है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें होती है जो हम एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में हम देखते हैं पेशेंट से। ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं थॉट डिस्ट्रीब्यूशन के किस तरीके से उसकी थॉट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। डिल्यूजन तो नहीं है, फॉल एंड बिलीव्स, उसको फॉल एंड बिलीव्स नहीं है, हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, सीनिंग्स एंड हेयरिंग्स, थिंकिंग नॉट रियल्स कि उसकी सेंस प्रॉब्लम नहीं है। हेलुसिनेशन में सेंस प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं हो रही है। ये सारे क्या हैं कि हम उसमें देखते हैं। उसके अलावा फिजिकल साइंस, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, उस पेशेंट की एपेटाइट चेंज हो जाता है कि उसे भूख नहीं लगती है, फटिंग होना, ये सारे क्या है कि सिम्टम्स होते हैं एक जो भी मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उसके अलावा दोज फाइंडिंग हेल्प इन अर्लीस्ट आइडेंटिफिकेशंस एंड मैनेजिंग ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि इस पेशेंट को अर्लीस्ट हमें डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं कि इस पेशेंट को कोई भी मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है। उसके बाद बात करते हैं सी, जिसमें हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या आ जाता है कि सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू द रीऑर्गेनाइज्ड एंड अंडरस्टैंड वन एंड ओन फीलिंग, थॉट्स, एटीट्यूड्स एंड स्ट्रेंथ एंड अवेयरनेस। उस पेशेंट को अपने बारे में, अपनी फीलिंग के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में और उसके अलावा एटीट्यूड या फिर स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये होती है सेल्फ अवेयरनेस। अगर मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट्स होता है उसको अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, खुद को नहीं पहचानता है, उसकी फीलिंग अलग होती है, थॉट्स अलग होती है और ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। उसके अलावा हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ अवेयरनेस एंड थेरापेटिक रिलेशंस। सेल्फ अवेयरनेस और थेरापेटिक रिलेशंस क्या है इन दोनों का? तो सेल्फ अवेयरनेस इज द एसेंशियल फॉर द बिल्ड स्ट्रॉन्ग थेरापेटिक नर्सिंग्स पेशेंट्स रिलेशंस। जो आपके क्या है कि थेरापेटिक सेल्फ अवेयरनेस होती है वो क्या करती है, आपकी और नर्सिस के बीच में जो भी कम्युनिकेशंस होती है या फिर अंडरस्टैंडिंग होती है उसको बिल्ड करती है। उसके अलावा हम बात करते हैं हाउ इट्स होप्स, और उसके अलावा होप देने में भी मदद करती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दे आर, उसमें आ जाता है रिकॉग्नाइज, जिसमें पर्सनल बेस एंड द इमोशंस के खुद के बेस पे एक इमोशनल उसको सपोर्ट करे। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन ओवर एक्शंस एंड नेगेटिव बिहेवियर से वो प्रिवेंट करती है, इम्प्रूव एम्पैथी एंड अंडरस्टैंड इम्प्रूव करती है, मेंटेन करती है प्रोफेशनल बाउंड्रीज को। ये सारी चीज़ें क्या है, हेल्प करती है। सेल्फ अवेयरनेस अगर पेशेंट को या फिर नर्स को है तो वो अच्छे तरीके से इन चीज़ों पे इफेक्ट कर सकती है। उसके अलावा इंश्योर द कम्युनिकेशन स्किल और बिल्ड ट्रस्ट एंड रिपोर्ट विद द पेशेंट्स, के पेशेंट के साथ उसका ट्रस्ट कैसा है और किस तरीके से वो अपना रिलेशन डेवलप कर रही है। तो ये सारी चीज़ें इफ द नर्स इज अवेयर ऑन द ओन स्ट्रेस एंड एडवाइस एक्सप्रेसिंग इरिटेशन टूवर्ड्स पेशेंट्स एंड इम्प्रूव केयर क्वालिटी। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है, नर्स एक इम्प्रूव करती है वो क्वालिटी ऑफ केयर और अच्छे तरीके से पेशेंट को डील करती है। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक